हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। हमने 122 क्वेश्चन तक पीछे डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 123 से डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक मिनट पेन ले लूँ। विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वो विशेषण होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, है ना। क्रिया की बात कर लें। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम, वह, है ना, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा की भी अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होती है? मतलब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन डी 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। पीछे डिस्कस करके आए हैं हम। गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और संकेतवाचक विशेषण होता है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 है, पशु का विशेषण क्या होगा? तो पशु का जो विशेषण होगा ये होगा पार्श्विक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव का विशेषण क्या होगा? तो मानव का विशेषण जो है वो मानवीय हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 127 है हमारे पास, आलस्य का विशेषण होगा। तो जो आलस्य का विशेषण जो होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आलसी होगा। उत्कर्ष का विशेषण आगे है हमारे पास, उत्कर्ष का विशेषण होगा क्वेश्चन नंबर 122। तो उत्कर्ष का विशेषण ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्कृष्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। संस्कृति का विशेषण होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। 130 है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय जो है वो आपके पांडव में है। ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। तव्यत और अनियर का प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर न्यू क्वेश्चन है कि तव्यत और अनियर जो है उनका प्रत्यय का प्रयोग होता है, मतलब तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है, होना चाहिए, या फिर ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मतलब चाहिए के अर्थ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग जो है वो होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? तो जो तुमुन है आपका, ये के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किसके अर्थ में होता है? तो ऑप्शन सी के लिए होता है। ठीक है। आगे चलते हैं 133 की तरफ। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सम। ठीक है। सम जो है ये संस्कार शब्द में प्रयोग हुआ है। 134 है हमारे पास, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। देखिए, उपसर्ग से संबंधित सूत्र जो है ये परशच है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग देखूं, अगर मतलब हम गूगल के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर प्रादय है इसका, और ये जो है इसका जो सही आंसर दिया है वो प्रादय दिया है। उपसर्ग का जो सूत्र दिया है वो प्रादय दिया है अकॉर्डिंग टू गूगल, है ना। पर बुक के अकॉर्डिंग परशच है, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊँगी, क्योंकि इसमें जो है ISBN नंबर भी है बुक में, और अगर हम चैलेंज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ जाऊंगी। मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिए कि पारदय जो है ये गूगल के अकॉर्डिंग है, और परशच जो है तो ये आपका बुक के अकॉर्डिंग है। बुक में जो है आपका ISBN नंबर दिया गया है कि कल को अगर हम चैलेंज करना चाहें क्वेश्चन को तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन भी परशच जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 है, उसने समझाया था परंतु मैं समझ ना सका, किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा संयुक्त वाक्य के बारे में बताऊं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ठीक है। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का योजक होता है, मतलब, है ना। या फिर एक ट्रिक से ही इसको जान लेते हैं कि संयुक्त वाक्य की जो ट्रिक होती है ना आपकी, जहां पर जैसे अभी इसी को ही पढ़ते हैं, जैसे परंतु शब्द आया है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आया है परंतु शब्द। ठीक है। ये है आपका परंतु शब्द। एक मिनट पेन ले लूँ। यहाँ है आपका परंतु शब्द। ठीक है। अगर हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएं यहाँ पर संयुक्त वाक्य को जानने की, सिंपल सी ट्रिक होती है, जैसे जहाँ पर अतः, फिर,
भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु जैसे शब्द आते हैं ना, वो क्या होता है आपका, वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, मतलब संयुक्त रूप से उसको जोड़ देता है ना। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, वो मतलब एक ट्रिक है ना कि और जो है तो इस संयुक्त रूप से मतलब इसको जोड़ रहा है ये साथ में, है ना। इसलिए उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो किंतु आगे बीच में तो आसानी से पहचान सकते हैं संयुक्त वाक्य है। उसने समझाया परंतु मैं समझ ना सका, तो परंतु क्या है आपका, ये जो है आपका ये संयुक्त वाक्य की पहचान है ना। सरल वाक्य भी अगर आपको मैं बता दूं तो सरल वाक्य तो बिल्कुल सिंपल होता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। इसमें ट्रिक तो सिंपल सी चलती है, जैसे करता है, किया है, करेगा। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया है ना, मतलब सिंपल, किया, किया, क्या, क्या है ना, इस तरह का जो आता है। अगर मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य होते हैं, है ना, उपवाक्य होते हैं। तो हम तो सिंपल ट्रिक को देखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, है ना। इतना मतलब लंबा चौड़ा तो नहीं करेंगे, हम सिंपल सी ट्रिक देखेंगे जिसमें जिन वाक्यों में क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, इधर, उधर, है ना, तो ये जब आते हैं ना आपके तो ये मिश्र वाक्य बन जाता है। अगर एक उदाहरण भी मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो मैं जानता हूं आ गया ना बीच में, ठीक है। जानता हूं कि, तो की क्या आ गया आपका, ये जोड़ रहा है ना, मतलब इसको साथ में, है ना। तो की क्या है, ये पहचान है मिश्र वाक्य की, है ना, ठीक है। तो मिश्र और मिश्रित वाक्य सेम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। शायद आज वर्षा हो किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको पता है शायद जहां पर लगता है वो संदेह बोधक वाक्य बन जाता है ना। संदेह बोधक मतलब शायद, शायद का क्या है, मतलब ये संदेह हो रहा है कि शायद आज हो या ना भी हो ना। मिश्र वाक्यों का हम पीछे डिस्कस करके ही आए हैं कि मतलब सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, जिन वाक्यों के बीच में क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, तहां जैसे जैसे शब्द आते हैं तो वो मिश्र वाक्य बन जाता है। प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक होता है। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, रमेश कहाँ जाएगा, आपका क्या नाम है, तो प्रश्न, है ना। और आगे है हमारा कि जो आपका शर्त बोधक की अगर हम बात करें तो शर्त बोधक में तो यही रहता है कि जिस वाक्य में किसी शर्त या संकेत का बोध रहता है, ठीक है, शर्त या संकेत का बोध रहता है, जैसे उसे शर्त बोधक कहते हैं। यदि वह आएगा तो मैं उसे पुस्तक दूंगा, ठीक है। यदि वो आएगा, मेरी शर्त है कि यदि वो आएगा तो मैं उसे पुस्तक दूंगा, अदरवाइज तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये शर्त बोधक वाक्य हो गया, ठीक है। तो हमने चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। आप लोग कब जा रहे हैं, कौन सा वाक्य है। अब आप लोग कब जा रहे हैं, तो आप लोग कब जा रहे हैं, तो आपको पता है ये जो है आपका ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। साधारण वाक्य तो मतलब साधारण वाक्य की तो हमने बात कर ही ली है। सरल या साधारण वाक्य मतलब जिनमें करता है, किया है, करेगा, है ना, सिंपल से आई बात, तो वो सरल वाक्य होता है। नकारात्मक जिसमें मतलब निषेध का भाव प्रकट होता है, नकारात्मकता का, जैसे मैंने दूध नहीं पिया है, मतलब सिंपल सी बात याद रखो कि नहीं जहां पर आता है वो नकारात्मक हो जाता है ना। और संयुक्त वाक्य की भी हमने बात कर ली है, जहां पर किंतु, परंतु, अतः, फिर, तो, है ना, जैसे किंतु, परंतु आदि शब्द जुड़ते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका संयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारे इसका जो ऑप्शन 137 का है प्रश्नवाचक वाक्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कल्याण हो किस प्रकार का वाक्य है, 138 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इच्छा बोधक है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा कल्याण हो, है ना। शर्त बोधक की हमने बात कर ली है कि जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध होता है, जैसे यदि वे आएगा तो मैं उसे पुस्तक दूंगा, है ना। नकारात्मकता में नहीं का बोध होता है ना, कि मैंने दूध नहीं पिया है। और अगर आगे चलें, आगे तो हमारा आगे आता है क्वेश्चन नंबर 139 आता है। उसकी पत्नी बहुत बीमार है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है आपका विधानवाचक वाक्य, ठीक है। उसकी पत्नी बहुत बीमार है, ठीक है, तो ये विधानवाचक ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देवनागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्षरात्मक लिपि है ना। और थोड़ा सा अगर लिपियों की बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ कि लिपि की अगर जब हम तो यहाँ पर हम ना थोड़ी सी ये तो हमें पता लग गया 140 का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, अक्षरात्मक लिपि है। अगर बात करें वर्णात्मक लिपि, तो वर्णात्मक लिपि क्या होती है कि मतलब वर्णात्मक लिपि का विकास अगर प्रथम माना जाए ना, कि जैसे प्रथम सीढ़ी अगर चित्र लिपि है तो अंतिम सीढ़ी आपकी वर्णात्मक लिपि को ही माना जाता है। और वर्णात्मक लिपि एक
चिन्ह केवल एक ही ध्वनि या वर्ण को प्रकट करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक चिन्ह जो है केवल एक ही ध्वनि या अर्थ को प्रकट करता है, पर वर्ण की स्थिति अलग अलग होती है ना। तो वर्णात्मक लिपि का जो उदाहरण है वो रोमन लिपि सबसे उत्तम उदाहरण है, जैसे ABC है ना। तो ये है। सूत्र लिपि की बात करें तो सूत्र लिपि क्या होती है, मतलब सूत्र का अर्थ ही धागा होता है, सूत ये धागा होता है। मतलब इस लिपि की बात करें तो ये जो है प्रारंभ में इस लिपि द्वारा किसी बात को स्मरण दिलाने के लिए सूत्र या संकेत का प्रयोग किया जाता था, उसे सूत्र लिपि कहते थे। ठीक है। चित्र लिपि की बात करें तो जहां पर ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरात्मकता की बजाय भाव चित्र को, मतलब भावों के द्वारा जो है वो अपनी बात को व्यक्त किया जाता है, उसे जो है वो आप चित्रलिपि कहते हैं। मतलब वो चित्रलिपि है। ठीक है। और अक्षरात्मक लिपि तो आपको पता ही है कि सबसे विकसित है आपकी अक्षरात्मक लिपि, देवनागरी लिपि को ही अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। इसमें स्वर भी और व्यंजन भी हैं, क ख ग आदि, ये सारे क्या हैं आपके, तो ये अक्षरात्मक लिपि के ही उदाहरण है। ठीक है। तो ये हमने चारों ही ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। रोमन लिपि क्या है? ठीक है। तो रोमन लिपि जो है ये आपकी वर्णात्मक लिपि है। तो वर्णात्मक लिपि की हम पीछे बात करके ही आए हैं। वर्णात्मक लिपि क्या होती है ना, कि मतलब इसमें एक चिन्ह केवल एक ही ध्वनि या वर्ण को प्रकट करता है, पर वर्ण की स्थिति जो है अलग अलग होती है। और रोमन लिपि का सबसे उत्तम उदाहरण है आपकी वर्णात्मक लिपि जो है। ठीक है। ABC ये आपके क्या है, वर्ण अक्षरात्मक, चित्र और सूत्र लिपि की भी हमने बात कर ली है पीछे। ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या बोला कि जो अक्षरात्मक लिपि है आपकी, इसकी क्या विशेषता है? तो अक्षरात्मक लिपि की तो सबसे बड़ी विशेषता ही अक्षर है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें आपके अक्षर क्या होते हैं, तो अक्षर तो अगर सिंपल वर्ड में समझें, जो ना घट सके ना नष्ट हो सके वो अक्षर होता है। वो ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक ही सांस में हो जाता है, जैसे आ क ख ग घ, है ना, ये होता है अक्षर आपका। ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भी आपके क ख ग छोटे छोटे से ये वर्ण होते हैं। मतलब ये तो सबसे छोटी ध्वनि जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर शब्द की हम बात करें, शब्द क्या होते हैं? ठीक है। तो अगर शब्द की बात करें तो शब्द क्या होते हैं? तो शब्द के तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शब्द कैसे बना, जैसे वर्ण को मिलाकर शब्द बनता है ना। जैसे र प्लस म तो राम बन गया, क प्लस म काम बन गया, घ प्लस र घर बन गया। ठीक है। और अर्थ अगर वाक्य की बात करें, वाक्य क्या होते हैं, तो आपको पता है वाक्य क्या होता है कि मतलब सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक है। उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के भी दो भेद होते हैं, आपको पता है, उद्देश्य और विधेय होता है ना। तो ये हमने चारों ही ऑप्शनों को डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। वर्णात्मक लिपि की विशेषता क्या है? तो वर्णात्मक लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है वर्ण, है ना। शब्द को डिस्कस कर लिया, अक्षर को डिस्कस कर लिया है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब होता है सार्थक अर्थ जिससे निकले, है ना। जैसे घर को घर बोलेंगे, रोटी रोटी बोलेंगे तो रोटी का ही अर्थ निकलेगा, अगर बोटी बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।